हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं। तो इसकी पहचान होती है इस वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द पाए जाते हैं। इसके पास्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल बटा शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, इसके लिए हम शैल का यूज करेंगे। बाकी का जो भी सब्जेक्ट होगा, सेकेंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ हम लोग विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है तुम कल बस से कानपुर जाओगे। कौन जाएगा? तुम। क्या करोगे? जाओगे। बाकी वाला ये ऑब्जेक्ट होता है हमारा। यहाँ पे तुम सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन दिया है, तो तुम के लिए लिखेंगे यू। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन दिया हो, चाहे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया हो, या कोई नाउन दिया हो, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो जाना होता है गो, गो का भी पावर होना जाएगा गो। इसके बाद इसका साड़ू कौन होता है? टू। कानपुर के लिए लिखेंगे कानपुर। से के लिए जब कोई किसी साधन से जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो जो से होता है उसके लिए हम लिखते हैं बाई। अब बस के लिए लिखेंगे बस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो कल होता है, कल के लिए लिखा जाता है टुमारो, TOMORROW। उसके बाद लगा लेंगे फुल स्टॉप। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। कौन पढ़ाएगा? मैं। ये सब्जेक्ट हो गया। पढ़ाऊंगा ये वर्ब हो गया। तो मैं अंग्रेजी, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। ये मैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखा है, तो मैं के लिए लिखेंगे हम आई, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे शैल। शैल लिखेंगे तो भी सही होगा, या मॉडर्न इंग्लिश में शैल की जगह हम लोग विल लिख लेते हैं, ये भी सही होगा। चाहे वह शैल लिखो चाहे विल लिखो। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाना होता है टीच, मतलब टीच का भी पावर हो जाएगा टीच। उल्टे से मीनिंग करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिखेंगे ANGLISH। और तुम्हें लिखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके लिए लिखा जाएगा टू यू। अगर हिंदी सेंटेंस में
कर्ता पे जोर दिया जाता है तो उसका हम क्रम बदल देते हैं हेल्पिंग वर्ब का। अगर हम कर्ता पे जोर देते हैं तो जिस सब्जेक्ट के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का। और जिसके साथ हम लोग विल का यूज करते थे उसके साथ किसका यूज करेंगे, शैल का। कर्ता पे जोर देने वाले जो शब्द होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। इसको नोट करके हम लोग लिखेंगे, नोट। जब कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, जब कर्ता पर जोर दिया जाता है जब कर्ता पर जोर दिया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब का क्रम बदल देते हैं। अर्थात जिसके साथ शैल का प्रयोग करते थे उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। और जिसके साथ विल का प्रयोग करते थे उसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। शैल का प्रयोग करेंगे। अब इसको समझ लो, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है गा गी गे होती है। जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे लिखा होता है वह टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल होती है। मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई और वी, उसके साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं। और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के जितने भी प्रोनाउन होते हैं उनके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ भी हम लोग विल लगा सकते हैं। अगर हिंदी सेंटेंस में कर्ता पे जोर दिया जाए तो कर्ता पे जोर देने के बाद इनका जो क्रम होता है उस क्रम को हम लोग चेंज कर लेते हैं। मतलब जिस सब्जेक्ट के साथ हम लोग शैल का यूज करते थे उसके लिए हम लोग विल का यूज करेंगे, और जिसके साथ विल का यूज करते थे उसके साथ शैल का यूज करेंगे। कर्ता पर जो जोर देने वाले शब्द हैं वह निम्नलिखित हैं। नोट नंबर 2 में लिखेंगे हम इसको। ये नोट नंबर फर्स्ट था, नोट नंबर सेकेंड में लिख लेते हैं। कर्ता पर जोर देने वाले शब्द निम्न है, जैसे जरूर, जरूर ही, जरूर ही तो, अवश्य, अवश्य ही, अवश्य ही तो, निश्चित, निश्चित ही, निश्चित ही तो।
निश्चित ही तो। ये 9 शब्द लिखा है, जरूर, जरूर ही तो 3 ठो, अवश्य, अवश्य ही तो 3 ठो ही, 3 3 6, निश्चित, निश्चित ही तो 6 3 9 शब्द। अगर इन 9 शब्दों में से कोई भी एक शब्द आई और वी के साथ आएगा तो आई और वी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते थे, तो उनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ इसमें आएगा तो उनके साथ विल का प्रयोग करते थे, तो उनके साथ हम लोग सेल का प्रयोग करने लगेंगे। जैसे मैं वहां जरूर जाऊंगा। मैं वहां जरूर जाऊंगा, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। एंशियंट इंग्लिश में इसके साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते थे, लेकिन इस पे कर्ता पे जब जोड़ देने वाले शब्द आएंगे, ये कर्ता पे जोड़ देने वाले शब्द इतने लिखे हैं 9 ठो, तब इसके साथ हम सेल का प्रयोग करते थे, तो इनके साथ हम लोग विल का प्रयोग कर लेंगे, सेल को हटा देंगे। ये हो जाएगा आई, उसके बाद लिखेंगे विल गो देयर। ये बस इसका टेंस हो गया। तुम मुझे अवश्य पढ़ाओगे। ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तुम, इसके लिए हम विल का प्रयोग करते थे, लेकिन जब इसके साथ कर्ता पे जोड़ देने वाले शब्द आएंगे, तो कर्ता पे जोड़ देने वाले जब शब्द आएंगे तो यहाँ पे जो विल का प्रयोग करते थे उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे, सेल का प्रयोग कर लेंगे। ये हो जाएगा यू सेल टीच मी, पढ़ाना होता है टीच। अब मुझे के लिए लिखेंगे टू मी या मी लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल सेल, उसके बाद नॉट लगा लेते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम एक किताब नहीं खरीदेगा। राम एक किताब नहीं खरीदेगा। कौन नहीं खरीदेगा? राम। क्या नहीं करेगा? खरीदेगा। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो शेष पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। राम प्रॉपर नाउन है, राम लिखेंगे। राम के लिए हेल्पिंग वर्ब का लिखा जाएगा विल। नई शब्द लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख लेंगे नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। खरीदना होता है बाई, बाई का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा बाई, और एक किताब के लिए लिखेंगे अ बुक, लास्ट में लगा लेंगे फुल स्टॉप। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम तुम्हारे साथ मैदान में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हम के लिए लिखेंगे वी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो हेल्पिंग वर्ब शैल लिख लेंगे। नहीं के लिए नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। तो खेलना होता है प्ले, मतलब प्ले का भी पावर हो जाएगा प्ले। वर्ब लिखने के बाद उल्टे से मीनिंग करते हुए सब्जेक्ट की ओर चलेंगे हम। तो क्रिकेट के लिए लिखेंगे क्रिकेट, मे के लिए लिखेंगे इन, मैदान के लिए लिखेंगे बेटा द फील्ड, विथ साथ के लिए लिखा जाएगा विथ, और तुम्हारे ऑब्जेक्टिव केस में है इसके लिए लिख लिया जाएगा यू, लास्ट में लगा लेंगे फुल स्टॉप। इतनी बातें समझ में आई?
अब हम इसका पढ़ेंगे, नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, अब हम इसका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हिंदी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक हिंदी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है और दूसरा वाला होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंस के बीच में आता है। अगर हिंदी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होगी तो हम टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हम टेंस पढ़ रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हिंदी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से मानते हैं? तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का लिख लेंगे, विल और शैल। फिर विल शैल के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नई शब्द लिखा होगा तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नई के लिए लिखेंगे नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और सबसे लास्ट में क्या लगा लेंगे? क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, लिखा है क्या वह एक साइकिल चलाएगा। हिंदी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से है? तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब विल और शैल लिखेंगे। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है। अगर ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता तो सबसे पहले शैल लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो चाहे सेकेंड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन हो तो क्या का मतलब लिखेंगे नहीं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का लिख लेंगे बेटा, विल। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वह का मतलब होता है ही। फिर लिखा है नॉट, तो इसमें नई वर्ड लिखा नहीं है, नॉट को छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो साइकिल चलाना होता है ड्राइव, मतलब DRIV, ड्राइव का भी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ड्राइव। और एक साइकिल के लिए लिखेंगे अ बाई साइकिल, BICYCLE, लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, दूसरा वाला। क्या मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। क्या से स्टार्ट हो रहा है तो इसके क्या का मतलब लिखना नहीं है। सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब विल और शैल लिखना है। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के लिए हेल्पिंग वर्ब का लिख लेंगे शैल। मैं के लिए लिखेंगे आई। देना होता है गिव, गिव का भी पावर ऑन हो जाएगा गिव। एक उपहार के लिए लिखेंगे अ प्रेजेंट या अ गिफ्ट लिख सकते हैं, अ प्रेजेंट PRESENT, अ प्रेजेंट। और तुम्हें के लिए लिखेंगे बेटा टू यू। उसके बाद लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा रूल होता है, दूसरा वाला रूल क्या होता है इसका, जिसमें क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंस के बीच में लिखा होता है। क्वेश्चन वर्ड की संख्या बताए थे हम आप लोगों को कितनी होती है, 11। अगर 11 वर्ड क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, अगर ये हिंदी सेंटेंस के बीच में लिखा होगा तो सबसे पहले उसको उठा के हम कहाँ रखेंगे? WS के स्थान पर रखेंगे। ठीक है। फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब विल शैल लिखा जाएगा। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे लिखा है तुम मुझे एक किताब क्यों दोगे। कौन देगा? तुम। क्या करोगे? दोगे। मुझे एक किताब, ये ऑब्जेक्ट है, एक WH है, एक क्वेश्चन वर्ड है। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितने। सबसे पहले इसको उठा के हम लोग WH के स्थान पर लिखेंगे। तो क्यों को उठा के लेके आओ, WH के स्थान पर लिखते हैं। तो क्यों का मतलब क्या होता है? वाई। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के लिए हेल्पिंग वर्ब का लिखेंगे
विल। उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के लिए कर रहा है, तो तुम मतलब होता है यू। सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा है लेकिन इसमें नहीं लिखा नहीं है, तो नॉट को छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देना होता है गिव, मतलब गिव का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गिव, एक किताब, अ बुक, मुझे के लिए लिखेंगे बेटा टू मी। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ दिया होता है, तो अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में लिखेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमको टू और फॉर लिखना पड़ता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर बाद में लिखेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमको टू और फॉर का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। इस बातों को हम कई बार पढ़ा लिए हैं, पिछले टेंस में हमको उसको बताएं, उसको आप लोग अच्छी तरह से देख लेना। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। राम मुंबई से कब आएगा, लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। कब लिखा है हिंदी सेंटेंस के बीच में, कब को डब्ल्यू के स्थान पर लिखेंगे, तो कब का मतलब होता है वेन। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे राम के लिए विल, फिर सब्जेक्ट राम, आना होता है, राम के बाद नॉट लिखा है लेकिन नॉट लिखेंगे नहीं क्योंकि नॉट लिखा नहीं इसमें। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना होता है कम, मतलब कम का विपौर हो जाएगा कम। से के लिए लिखेंगे बेटा फ्रॉम, अब मुंबई के लिए लिखा जाएगा मुंबई, MUMBAI, लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क।